ओके तो बच्चों फाइनली स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने आप सबको बताया था इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी का डिस्कशन हमारा चल रहा था, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन क्या बोलते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आज हम पिछली क्लास में कर चुके थे, तो आज बस उसी से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और आज का जो टॉपिक है वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर चल रहा है, ये तो सबको पता ही है होपफुली। इतना तो कोई भी खैर नहीं होगा ऐसा जिसको अभी तक यही ना पता हो कि चैप्टर क्या चल रहा है, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल चैप्टर हम कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स हम कर रहे हैं एक्चुअली, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी आज शुरू होगा। कोशिश करूंगा एक ही क्लास में खत्म कर दूं, बट टॉपिक बड़ा है, चांसेस कम है कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलो भाई जरा चर्चा शुरू की जाए। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, तो भाई देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, आपने क्या करा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ में आपने बच्चों उसका साथ ही साथ इक्वेशन के मेंशन कर दिया कि इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ठीक है। ये एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एल्कोहल का कंबशन, तो C2H5OH मैंने लिखा, ठीक है। जो हमारा एल्कोहल है लिक्विड फॉर्म में है, साथ में भाई मैंने क्या करा, इसमें O2 ऐड करा, ऑक्सीजन ऐड करा, और जब कंबशन हुआ तो इसने क्या करा, C2 बनाया और साथ में बनाया वाटर, ठीक है। फिजिकल स्टेट की अगर बात करोगे तो O2 गैसियस फॉर्म में है, CO2 इज अगेन गैसियस फॉर्म में है, वाटर तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में है। तो बच्चों ये तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ऑल्दो बैलेंस नहीं है, लेकिन चलो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया, ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई 7/2 लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे 7/2 क्यों लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा ना, सिर्फ 3 लगाऊंगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो उधर भी है। तो ये भाई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ में अगर आपने इसमें इंथैल्पी चेंज जो हुआ डेल्टा एच, अगर वो मेंशन कर दिया, अगर आपने वो इंथैल्पी चेंज भी मेंशन कर दिया, तो ये तुम्हारा कहलाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो पहली चीज जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था अभी, कि आप क्या करोगे, आप लिखोगे भाई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, विद द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट प्लस इंथैल्पी चेंज। प्लस इंथैल्पी चेंज का मतलब ये है कि रिएक्शन में साथ में ये भी लिखो कि जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन की इंथैल्पी में कितना चेंज आता है। जैसे कि इस रिएक्शन के लिए अगर बात करोगे तो ये डेल्टा एच निकल कर आता है -1367 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फटाफट बोलो समझ में आया या नहीं आया कि क्या होती है आपकी बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसके साथ में आप इंथैल्पी चेंज भी अगर मेंशन कर दो, अगर आप इंथैल्पी चेंज भी अगर मेंशन कर दो, तो ये आपकी भाई बन जाती है, क्या बन जाती है, ये आपकी बन जाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यार रिस्पॉन्ड करो, 2 बच्चों के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एक ऋषिदीप है, ऋषिदीप ने लिखा है कि सर जी बाल कातिल लग रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। और बाकी समझ में क्या है उसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो एक बात तो ये हो गई। अब एक इक्वेशन और देख लो जरा, एक इक्वेशन और देख लो, एग्जांपल देख लो छोटा सा, ठीक है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर है अमोनिया। अमोनिया भाई जब डिसोशिएट होता है तो ये बनाता है N2+H2, ठीक है, N2+H2। तो जब यहां पर ये बनेगा तो बैलेंस करने के लिए क्या करा, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर H2 लगा दिया, तो ये हो गया गैसियस, ये भी आ गया गैसियस और ये भी आ गया गैसियस, ठीक है। ये मैंने क्या करा, लिख दिया। इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है वो तुम्हारा +91, अप्रोक्सीमेटली
91 किलो जूल पर मोल का है। तो अगर इस केस में तुम बच्चों एंथैल्पी चेंज अगर देखोगे तो एंथैल्पी चेंज कितना आया, 91 किलो जूल आया। तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। फिजिकल स्टेट भाई लिख रखा है और साथ में एंथैल्पी चेंज भी लिख दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। डेल्टा एच बेटा या तो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो उसको निकालने के तरीके अभी धीरे धीरे पढ़ लोगे। भाई टेंशन ना लो, कितनी वैल्यू कहां से आई उसके बारे में मैं बताऊंगा तुम लोगों को, चिल करो बिल्कुल अभी। भाई इस पे ध्यान दो, ठीक है, कि होती क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये बच्चों या तो गिवन होगी, ये या तो गिवन होगी या फिर तुम्हें निकालने के तरीके मैं खुद बताऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक बात और सुन लो जरा ध्यान से, एक बात और सुन लो जरा ध्यान से बच्चों। अगर मान लो आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से सुनना जरा, एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो ए गैसियस है, बी चलो लिक्विड मान लिया, इसने क्या करा, इसने सी गैसियस बनाया और डी भी गैसियस बनाया। एक रैंडम सा रिएक्शन दे रहा हूं और इसका बच्चों जो एंथैल्पी चेंज निकल कर आया डेल्टा एच, ये निकल कर आता है मान लो +x किलो जूल पर मोल, ठीक है। सुन लो ध्यान से, ये कितना आता है, +x किलो जूल पर मोल आता है। तो जब तुम इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे, मतलब सी गैसियस प्लस डी गैसियस गिव्स ए गैसियस प्लस बी लिक्विड, अगर इस इक्वेशन को तुमने रिवर्स कर दिया तो बच्चों जो इसका एंथैल्पी चेंज है, अगर पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव होता तो अभी पॉजिटिव हो जाता। फटाफट बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बोलो। तो अगर पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, इक्वेशन को घुमा दिया है। जब इक्वेशन को तुम घुमाओगे तो क्या होगा, उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा भाई वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। हाँ बेटा राघव, से एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स उतना ही रहेगा, साइन बदल देना बस, ठीक है, एक्स उतना ही रहेगा, बस साइन बदल देना, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब बच्चों देखो जरा, एक बात और सुनो जरा। भाई ये तो भाई इतना सबको समझ में आ गया है। मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये तुम्हें शायद पता होगा कि जब भी तुम्हारा एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, जब भी तुम्हारा एंथैल्पी चेंज बच्चों पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है कि ऐसे रिएक्शन बच्चों क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किए कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे रिएक्शन में तुम एनर्जी सिस्टम को देते हो। एनर्जी क्या होता है, सिस्टम अब्सॉर्ब करता है, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। वहीं पर अगर डेल्टा एच अगर नेगेटिव आया, अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया बच्चों, तो क्या होगा, ऐसे रिएक्शन तुम्हारे कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है, एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये भी सुन लो। जब भी कभी, और ये मैंने आपको नहीं, मैंने तो नहीं, लेकिन जब भी आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, जो भी टीचर थे उस टाइम पर, उन्होंने ये बात बताई होगी कि अगर आपका कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब बॉन्ड या किसी भी तरीके का अगर कोई इंटरेक्शन है, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन का डिसोसिएशन होता है, तो ऐसे केस में जो बच्चों प्रोसेस होता है, प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। एट द सेम टाइम अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा केस देखने को मिले जहां पर तुम्हारा बॉन्ड, ठीक है, या इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड या इंटरेक्शन बच्चों क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होती है। मतलब प्रोसेस कैसा रहेगा, ये प्रोसेस तुम्हारा एक्सोथर्मिक रहेगा। पता है ना ये बात? जल्दी बताओ, ये बताया होगा जरूर आप लोगों को, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना मत। अब देखो जरा, इसको एक एग्जांपल से समझो, इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी H1 है, H1 की वैल्यू सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, रटना मत इसको। अगली स्लाइड पर आओ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो भाई आपका जो सिस्टम है उसमें
H1 की वैल्यू गिवन है, और ये जो H1 की वैल्यू गिवन है लेट्स से 10 किलो जूल पर मोल है, 10 किलो जूल पर मोल है। अब आपने क्या करा, जैसे मान लो मैं अगर इस पेन की बात करूं, मेरे हाथ में जो पेन है, इसको बच्चों ध्यान से देखो, इस पेन की अपनी कुछ एनर्जी होगी, है ना, इस पेन की अपनी एनर्जी होगी कुछ, और अगर इस पेन की अपनी कुछ एनर्जी है तो उस एनर्जी को मान लिया कि वो क्या है, 10 किलो जूल है। समझ में आया, 10 किलो जूल है। अब मैंने क्या करा, मैं इस पेन को तोड़ना चाहता हूं। अगर बच्चों मैं इस पेन को तोड़ना चाहता हूं तो अपनी बॉडी से कुछ एनर्जी सिस्टम को दूंगा। पता है ना सबको सिस्टम क्या होता है, पिछली क्लासेस में बताया था। तो कुछ एनर्जी सिस्टम को दूंगा नहीं दूंगा, जल्दी बोलो। और अगर मैं सिस्टम को एनर्जी दूंगा तो भाई नई एनर्जी सिस्टम की कुछ भी सही, लेकिन 10 से तो बड़ी होगी। तो मान लेते हैं चलो 12 किलो जूल पर मोल है, 12 किलो जूल पर मोल है। तो बताना भाई जरा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। आंसर देख लो क्या निकल कर आएगा। तुम्हारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2 किलो जूल पर मोल। और ये जो तुम्हारा आंसर निकल कर आया 2 किलो जूल पर मोल, ये कैसा आंसर है बच्चों, ये पॉजिटिव आंसर है। क्यों, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी दी थी, ठीक है, सिस्टम को एनर्जी क्या करी थी, हमने दी थी, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव आया, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आया, तो आपने सिस्टम को एनर्जी दी है। देयरफॉर सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। वहीं पर क्या होता है कि अगर मान लो आपने क्या करा भाई, आपने सिस्टम की एनर्जी 10 जूल थी, सिस्टम की एनर्जी मैं कहता हूं पहले से 10 जूल थी। अब सिस्टम ने क्या करा, कुछ बॉन्ड बनाए। ये भी आप लोगों को पता है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों ने वीबीटी में ये पढ़ा होगा, वीबीटी क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ा है लेकिन टीचर्स ने ये बात बताई होगी, ठीक है, कि जब भी आपका क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, मान लो अभी एनर्जी H1 है, ठीक है, और कुछ देर बाद क्या हुआ, यही एनर्जी H2 पहुंच गई। कुछ सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीज हुई तो मान लो ये 6 किलो जूल पर पहुंच गई, 4 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो इस सिचुएशन में बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डेल्टा एच दो, तो प्रोसेस तो अब भी वही है, फाइनल माइनस इनिशियल बदल थोड़ी दोगे। तो क्या निकल कर आएगा, 6 माइनस 10 किलो जूल। आंसर देखो कितना आया, -4 किलो जूल, -4 किलो जूल पर मोल। तो ये कैसा है भाई, ये नेगेटिव है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच कैसा आता है बच्चों, एक्सोथर्मिक आता है। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई कि डेल्टा एच आपका कब क्या बोलते हैं पॉजिटिव रहेगा, कब आपका डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं, ठीक है, और जरा चर्चा शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, उससे पहले अभी एक चीज और बतानी है, स्टैंडर्ड बताना है। अरिहंत बेटा सबके चैट आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा था तो मेरा चैट पे ध्यान नहीं था, है ना। मैं उस टाइम पे समझा रहा था तो मैंने देखा नहीं आप लोग चैट में क्या बोल रहे थे, क्योंकि समझाते टाइम यार एक ध्यान उधर एक ध्यान इधर तो गड़बड़ कर दूंगा मैं समझाने में, इसलिए मैंने उस टाइम पे चैट पे ध्यान ही नहीं दिया था। अब चैट ओपन है, तुम में से जो बोल रहे हैं, जैसे राघव कह रहा है लिखने दो, प्रशांत कह रहा है ओके सर, आपने बोला चैट आ रहे हैं, आकांक्षा ने बोला यस सर। तो ये 4 बच्चों के चैट विजिबल है, तो सब दिख रहा है अभी, ठीक है। और टेस्ट का डिस्कशन भी करना है, ठीक है सर। एक्सपेरिमेंट करके देखो पेन को, हाँ क्यों नहीं, पता है 2-3 हजार रुपए का आता है इतना छोटा सा पेन, मतलब ही नहीं बनता एक्सपेरिमेंट करने का। क्लास ओवर करनी पड़ जाएगी, लिखूंगा कैसे। अनमोल दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, आपका चैट भी दिख रहा है, ये वाला दिखा है, इससे पिछला नहीं दिखा बेटा, ये तो दिख रहा है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना, ये लो। हाँ हाँ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है। सर प्रैक्टिस, हाँ हाँ क्यों नहीं वो बिल्कुल, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, 2-2 टुकड़े इसके। प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल, बिल्कुल। इसको नहीं, लेकिन अगर मान लो यार आसपास कुछ और भी नहीं है ना जिसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ के दिखाता मैं तुम्हें, ऐसा कुछ है नहीं यार, तो जरूर कर देता, नहीं तो। चलो भैया मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर हो गया। तो बच्चों आप एक छोटी सी बात और सुन लो, ये है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। सर हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा कब का करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ आ गया यहाँ पर। तो अब जरा अगली जो बात होने जा रही है बच्चों ध्यान से सुन लो, ये है
और तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, इस बात को मत भूलना। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब रहेगा तुम्हारा, याद रखना है, 1 बार प्रेशर, ठीक है, 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, ये बात याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स जब तुम पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, ये बात ना भूल जाना, ठीक है, कि 298 केल्विन टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि भाई मान लो आपने क्या करा, आपसे मैंने कहा कि भाई एक रिएक्शन है कि A प्लस बी भाई गिव्स C प्लस डी, ठीक है, ये मैंने आपको रिएक्शन दिया। फिजिकल स्टेट चलो सबकी गैसियस मान लेते हैं, ठीक है, इन सबको मैंने क्या करा, ना 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 सबको गैसियस नहीं, इसको मैंने लिक्विड कंसीडर किया, ये भी लिक्विड हो गया, और चलो ये मान लो ये गैसियस हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि डेल्टा एच निकालो, तो आप लोगों को मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है, समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। मतलब क्या बनेगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज C प्लस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज D, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा समेशन क्यों लगा रहा हूं, प्लस तो कर ही रहा हूं ना, माइनस यहां पर क्या आएगा, एंथैल्पी चेंज A प्लस एंथैल्पी चेंज B एज इन बॉम्बे, ठीक है, ये निकल कर आएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो आपने एंथैल्पी चेंज यहां पर निकाला, ये एंथैल्पी चेंज मान लो किसी भी टेम्परेचर T पर था, किसी भी प्रेशर P पर था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन, तो यहां पर यही आपका बन जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है, यही आपका बन जाएगा अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और इसको कैसे निकालेंगे, निकालने का फॉर्मूला वही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सब के ऊपर ऐसे करके एक छोटा सा नॉट लग जाता है, एक छोटा सा सर्कल मार देना, जिससे क्या बोलते हैं आपको दिखेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। तो जब भी आपको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड दिखेगा, जब भी आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, तो स्टैंडर्ड का मतलब है, ध्यान से सुन लो, स्टैंडर्ड का मतलब है कि भाई आपने 298 केल्विन प्रेशर और क्या बोलते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे निकाला है। और स्टैंडर्ड को बाकी दुनिया से कैसे अलग करते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर छोटा सा नोट लगा देते हैं, ठीक है, ये बात है। जल्दी से इसको नोट करो, अगर कर रहे हो तो। फिर सर सेकंड इक्वेशन में डेल्टा बिल्कुल आएगा, डेल्टा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। समेशन का साइन बेटा देना पड़ेगा ना सिद्धार्थ, अगर प्रोडक्ट आपके पास, रिएक्टेंट आपके पास एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो करना पड़ेगा ना। अरियंत फोर्थ स्टेप कौन सा है, समझ नहीं आया मुझे। ऋषिदीप डेल्टा एच इसलिए आएगा क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहे हो, चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहे हो, डेल्टा आएगा ही आएगा बेटा, डेल्टा मत हटा देना, ठीक है, डेल्टा आना ही आना है। बॉक्स के नीचे वाला, भाई बॉक्स के नीचे वाला क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे ना, तो ये बताओ टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, बताओ जरा, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को निकालने के लिए भाई जितने भी प्रोडक्ट साइड में तुम्हारे पास स्पीशीज हैं उनकी इंथैल्पी को ऐड करोगे ना, वही मैंने किया यहाँ पर। हाँ बेटा इसको नॉट कहते हैं, इसको नॉट कहते हैं। जब भी आप स्टैंडर्ड की बात करोगे, जब भी आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो स्टैंडर्ड के केस में आपको ये नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड के केस में हम क्या करते हैं, ये नॉट लगाते हैं, ठीक है, ये नॉट हम लगाते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अगर कैलकुलेट करोगे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते ही करते हैं, ठीक है। और नॉट जहां पर आ गया समझ जाना कि स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है, समझ जाना कि स्टैंडर्ड की बात हो रही है। क्या हो गया, हाँ तो नहीं लगाया ना, कहाँ लगाया ऋषिदीप, कहाँ लगाया मैंने, समझ में आया कहाँ लगाया। कर लेंगे कर लेंगे, न्यूमेरिकल मुश्किल है, कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल करवा दूं। सर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, समझा नहीं बेटा मैं, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो तो न्यू होता है ना, न्यू सिंबल न्यू होता है, न्यू 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 न्यू, ये न्यू
NU न्यू, NEW नहीं, NU न्यू, ठीक है। चलो अब यहां से आगे चल रहा हूं मैं। ये तो बच्चों बात हो गई क्या बोलते हैं तुम्हारे इंथैल्पी चेंज की। अब हम यहां से पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, ठीक है। अगली जो चर्चा होने जा रही है बच्चों ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। एक एक इंथैल्पी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्जाम में भी आती है, और चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस इंथैल्पी के साथ खत्म हो जाएगा। अगला पूरा वीक लगेगा खैर अभी इस चैप्टर को खत्म होने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कराने हैं बहुत सारे, तो इतना टाइम तो लगेगा। अभी एक वीक का चैप्टर और है ये, कोशिश करूंगा कि थोड़ा पहले खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पर सर बॉक्स के नीचे वाली इक्वेशन में डेल्टा क्यों बेटा क्यों नहीं लगाएंगे यार, ये पागल हो गया लड़का ऋषिदीप। डेल्टा क्यों नहीं लगाएंगे यार, इंथैल्पी चेंज है वो, इंथैल्पी चेंज है, डेल्टा क्यों नहीं लगेगा ऋषिदीप, बताना मुझे जरा। इंथैल्पी चेंज है बेटा वो, वहां पर डेल्टा लगना ही लगना है, ठीक है, उसको मत हटा देना। बिल्कुल प्रियांशी, बिल्कुल सही बात है, उसको स्टैंडर्ड को अलग दिखाने के लिए हम नोट लगाते हैं, ठीक है। और ऋषिदीप फिर से सुन लो, डेल्टा लगेगा, कुछ गलती नहीं है उसमें, डेल्टा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। तो अगला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहला इंथैल्पी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और बच्चों थोड़ा सा साथ ही साथ नोट करते जाना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इतना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह देते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। और देखो ध्यान से सुन लो, वैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि भाई मैं तुम्हें क्या बोलते हैं स्टैंड एनसीईआरटी का टॉपिक का ऑर्डर फॉलो करके नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टॉपिक का ऑर्डर फॉलो कर, तो मैं कौन सा मना यार, ये क्या कर रहे हो यार ऋषिदीप, इतनी यार सिंपल सी चीज में इतना क्या बोलते हैं डिफिकल्टीज क्यों आ रही हैं यार। एक बात बताओ जरा मुझे, अगर डी का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच डी है, सी का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच सी है, बी का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच बी है, ए का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ए है, तो यार बताना जरा मुझे कि टोटल इंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट का मैं कैसे निकालूंगा, समझाना जरा मुझे कैसे निकालूंगा बताओ। दोनों को ऐड करूंगा या नहीं करूंगा, सी और डी को ऐड करके आएगा नहीं आएगा, ए और बी को ऐड करके आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अरे यार ये वीडियो क्यों ऑफ है मेरा, खैर आएगा ना, ऐसे ही तो निकालोगे, और कैसे निकालोगे, ठीक है। समझ में आया, सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, सर ये मेरे बैच में, अच्छा अच्छा ओके 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 अर्नव, नहीं सिर्फ यही करेंगे अनमोल, सिर्फ यही सिंबल यूज करेंगे, कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं होगा, सिर्फ यही यूज होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। चलो अब बात कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की और हीट ऑफ फॉर्मेशन की, ठीक है। बाय द वे इसका एक नाम और होता है, वो भी लिख लो, इसको मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको हम मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। और अब जरा इसकी चर्चा करते हैं। इट इज द इंथैल्पी चेंज, और जैसा मैंने कहा भाई साथ ही साथ लिखते रहना, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of product is formed through a chemical reaction, ठीक है। तो भाई आपने क्या करा, फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं, देखो बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ एग्जांपल मेरे पास हैं, जो कुछ एग्जांपल मुझे याद है, मैं उनकी बात तुमसे करूंगा। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, और इसका मैंने क्या करा भाई, कंबशन करा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो क्या होगा बताना जरा, 1 मोल CO2 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। 1 मोल बच्चों CO2 बनेगा नहीं बनेगा, सब बोलोगे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और इस केस में जो तुम्हारा बच्चों इंथैल्पी रिलीज होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, ये भी लिख लेना साइड में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एच एफ बच्चों कितना आएगा, -393.5 किलो जूल पर मोल।
एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, किसी को भी इन वैल्यूज को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो बेटा, कार्बन गैस नहीं होता, कार्बन सॉलिड होता है, ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो, ये सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होती है, ठीक है। मान लो किसी क्वेश्चन में टोटल 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो 4 में से 3 दे देंगे, चौथी निकालने को बोलेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं होता कि आपसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप घर से कोई वैल्यू याद करके ला रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो घर से किसी वैल्यू को आपको याद रखने के लिए बोले, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक मोल प्रोडक्ट का देखना, ठीक है, आपने जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाया, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज आया वो कितना आया, -393.5 किलो जूल पर मोल। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है कि यहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, निकलेगा अक्षित निकलेगा, थोड़ा सा वेट करो बेटा, अभी पहले इंथैल्पी सीख लो, पहले इंथैल्पी सीख लो, फिर बताऊंगा कैसे निकलेगा। वैसे मैं ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं इंथैल्पी निकालने का, आप लोगों को याद हो अगर, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो एक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंथैल्पी निकालने का, ठीक है, इसको यूज करो अभी के लिए, और बाकी धीरे धीरे और भी फॉर्मूले मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बात और सुन लो, यूनिट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या रहेगा, वैसे तो देख लिया आप लोगों ने क्या यूनिट है भाई किलो जूल पर मोल, ठीक है, यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो जैसा मैं कह रहा था अभी कि आप लोगों ने किसी भी रिएक्शन में वैल्यू को रटना नहीं है, ध्यान से सुन लो, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, ये सब पेपर में गिवन होता है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू रटने में टाइम खराब मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। सर ये हर रिएक्शन पर अप्लाई होगा, हर रिएक्शन पे अप्लाई होता है, अतिका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिसपे अप्लाई ना हो, ये हर एक रिएक्शन पर अप्लाई होगा, ठीक है, भूलना मत इस बात को। तो ये बच्चों पहली इंथैल्पी हो गई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बताओ आगे चलें, जल्दी बताओ, एम आई करेक्ट बेटा, आपने क्या बोला है, आपने बेटा क्या बोला अनमोल, आपको बस एक मैसेज मिला है, एम आई करेक्ट। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये बताओ। सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव आ रहा है ना, अगर आपका डेल्टा HF इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों नेगेटिव अगर आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। चलो भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले केस पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट केस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है बच्चों तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अगला जो केस है ये है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कह लो, या फिर आप इसको हीट ऑफ कंबशन कह लो, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसको मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कह सकते हो। अब ये क्या होगा, अच्छा बाय द वे सिंबल क्या रहेगा इसका, सिंबल होता है डेल्टा HF कॉम्ब, ठीक है, सिंबल क्या है, डेल्टा H कॉम्ब, तो कंबशन से आया कॉम्ब, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा भाई, यूनिट आपका वही रहने वाला है, यूनिट में कुछ अलग नहीं आएगा, यूनिट में कुछ अलग नहीं आएगा, यूनिट तुम्हारा वही रहेगा। तो यहां पर यूनिट क्या आ जाएगा भाई, किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है, यूनिट तुम्हारा किलो जूल पर मोल आ गया। एक बात तो ये हो गई। अब देखो जरा होता क्या है ये, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंप्लीटली, इट इज द इंथैल्पी चेंज, ऐसे करके लिखो, ये थोड़ा सा डेफिनेशन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इट इज द इंथैल्पी चेंज when the combustion of one mole, when the combustion of 1 mole of a substance takes place in the presence of oxygen, ठीक है, takes place in the presence of ऑक्सीजन, ठीक है, ये बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं,
इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। इसका एक एग्जांपल देखो, फटाफट से देखो, ठीक है। ये देखो जरा, यहां पर क्या आएगा भाई, मान लो आपने क्या करा, ध्यान से सुनना, 1 मोल भाई कार्बन उठाया, 1 मोल कार्बन उठाया सॉलिड, और आपने क्या करा, इसका कंप्लीट कंबशन कर दिया ऑक्सीजन के केस में। तो जब आपने इसका कंप्लीट कंबशन किया तो CO2 बना। क्या बना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 1 मोल रिएक्टेंट का पूरे तरीके से उठाकर कंबस्ट कर दिया, जला दिया। तो यहां पर जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकल कर आया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकल कर आया, कितना आया, -393.5 किलो जूल पर मोल। अब जरा ये भी सोचकर आंसर करो फटाफट से कि ये जो रिएक्शन होगा कंबशन का, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या है, एक्सो या एंडो? वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो इसको एक्सो ही होना चाहिए, एंडो कहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक और इंथैल्पी चेंज तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारे पास में एक और इंथैल्पी चेंज आ गया, ठीक है। दूसरा केस देखो जरा, एक रिएक्शन में और लिख देता हूं यहाँ पर। मान लो मैंने क्या करा, मैंने ग्लूकोज उठाया C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, और इसका मैंने क्या करा, कंबशन कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब मैंने इसका कंबशन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बनाकर देता है CO2 और वाटर, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ पर क्या करा भाई, 6 लगा दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 13 हो गया, इधर 6 और 2 8, कितने की कमी है भाई, 6 इधर है, कितना बन रहा है ये, अच्छा हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, इधर 3 लगाना पड़ेगा, तो इधर बन गया 15, ठीक है। 6 इधर है, 9 और चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 9/2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 15 बनेगा। देखो जरा इक्वेशन बैलेंस हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है तो बताओ, ठीक करते हैं उसको फिर, या हो गई है। 6 और 2 12, 12 और 3 हुआ कितना, 15, C6H12O6, 6 पहले से था, 9 और चाहिए था, मेरे ख्याल से हो गई बैलेंस, है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कहां से बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं हुआ, हाइड्रोजन तो तुम्हारा बैलेंस ही नहीं हुआ, हाइड्रोजन तो 6 लगाने पे बैलेंस होगा ना, हाइड्रोजन तो 6 लगाने पे बैलेंस होगा, तो यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब इस केस में इंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर बात करोगे, तो ये तुम्हारा निकल कर आता है -2800 के आसपास, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। तो ये भी रिएक्शन कैसा है, ये भी रिएक्शन तुम्हारा बच्चों हो गया एक्सोथर्मिक। तो जल्दी बताओ, इंथैल्पी ऑफ कंबशन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया भाई? पहला क्या था, पहला केस था कि जब आपने क्या बोलते हैं 1 मोल प्रोडक्ट बनाया एक केमिकल रिएक्शन में, तो आपको आंसर मिल गया। फिर आपने क्या करा, दूसरे केस में 1 मोल रिएक्टेंट बनाया और उसको आपने कंप्लीटली बर्न कर दिया और आपको ये आंसर मिल गया। तो जल्दी बताओ, अगर इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊं, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन था, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन था। अब आगे चलते हैं सर, स्टेट लिख देते हैं बेटा, स्टेट सबका लिखा तो है वैसे, अच्छा लो लिख लो, ये तुम्हारा सॉलिड रहेगा, ये गैस रहेगा, ये तुम्हारा गैस रहेगा, ये तुम्हारा लिक्विड रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन जरा करा दूं कोई बढ़िया सा, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। छोड़ो अभी नहीं, अभी नहीं क्वेश्चन कर, अभी थोड़ा सा जरा साइड ही रखते हैं, जरा पहले आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। तीसरे केस पर आ जाओ, तीसरे केस पर आ जाओ। सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब हाँ वही, वो मैं भी तो वही कह रहा हूँ बच्चों, स्टेट्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही रहती है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट, बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ जरा, अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। और तीसरी इंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं हम, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या फिर इसको क्या बोलते हैं तुम, हीट ऑफ फ्यूजन भी कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। बट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तुम्हारा ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस, तो हीट ऑफ फ्यूजन कहो इसको, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहो, एक ही बात है। तो मल्टीपल नेम्स हैं। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। आएगा बेटा एंडो भी आएगा, अभी आगे भी आएगा, एंडो भी आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगेगी, दोनों में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगेगी बेटा, डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 20 को कहते हैं। और इसके अलावा इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन भी कह देते हैं। अब जरा मुझे कमेंट में, चैट में जल्दी से सभी बच्चे ये बताओ, फटाफट से मुझे ये बता दो कि भाई ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, ये क्या चीज है, मतलब आप फ्यूजन से क्या समझते हो। आप मुझे केमिस्ट्री में ये बताओ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये समझा दो जरा। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन में तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, CO2 एंड वाटर। बेटा ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि रिएजेंट क्या क्या है, ठीक है। वो तो आपका सिर्फ हाइड्रोकार्बन का कंबशन है। आप मैग्नीशियम का कंबशन करो, आपको सिर्फ MgO मिलेगा, दो प्रोडक्ट थोड़ी मिलेंगे। हमने कंबशन क्या बोलते हैं एक का करा है, हमने सिर्फ कंबशन एक का करा है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं अतिका, तो वहां पर आपको क्या बोलते हैं मिलता है आपका क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन क्या हमेशा ही मिलेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ये देख लो जरा, मैंने आपको कंबशन कराया था पीछे कार्बन का, कार्बन का कंबशन जब मैंने कराया कहाँ वाटर बना, कहीं भी कोई वाटर नहीं बना। तो ऐसा रटना नहीं है किसी भी बच्चे को कि कंबशन में हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कंबशन होता है जब आप क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो, तब आपको वाटर और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अब नलायकों, किसी एक ने भी ये नहीं बोला, किसी एक ने भी ये नहीं बोला, पता नहीं कहां कहां की बातें बताए जा रहे हो कि सर फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग भी होता है, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे को अभी तक नहीं बताया कि फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है। पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, लेकिन एक भी ये नहीं बोल के दे रहा है कि भाई फ्यूजन का मतलब सर मेल्टिंग भी होता है, ठीक है। जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो चीजों को, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, ठीक है। चलो ये बात अगर क्लियर हो गई, ये बात अगर क्लियर हो गई, ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इट इज दी कौन सा सिंबल पीयूष, ये क्या लिखा है, डेल्टा HFUS लिखा तो है बेटा, ये क्या है यहाँ पर देखो तो सही, और कौन सा सिंबल चाहिए, ठीक है। चलो अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहां से, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, और मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है इसमें, क्योंकि समझाते टाइम तो, लिखते टाइम तो मैं कुछ समझा नहीं रहा ना, तो आप फटाफट लिख सकते हो। सॉलिड कंप्लीटली converts itself into 1 mole of liquid, into liquid कर लो, into liquid at its फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर। अब फ्यूजन टेम्परेचर कुछ नहीं होता, फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि अब ये फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। तो फ्यूजन टेम्परेचर पे हमने क्या करा, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग, मेल्टिंग मैंने शायद बॉइलिंग लिख दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग करो, ठीक है। तो फ्यूजन टेम्परेचर या फिर मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो एक मोल आपने क्या बोलते हैं सॉलिड लिया, एक मोल आपने सॉलिड लिया और उसको कंप्लीटली आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिक्विड में। तो इस मोमेंट में बच्चों जो आपका इंथैल्पी चेंज आता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो आपने एक मोल भाई बर्फ का लिया, आइस का लिया, ठीक है, और आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया एक मोल भाई वाटर में, लिक्विड में। तो ये क्या है भाई, ये मेल्टिंग है। 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी तुम्हें पता है। अब यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आता है वो लगभग निकल कर आता है 6 किलो जूल पर मोल। लेकिन वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये आप लोग जरा थोड़ा सा मुझे सोचकर बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये बताओ, जल्दी बोलो। 7:43 हुए, घड़ी गलत चल रही है ऋषिदीप तुम्हारी, पता नहीं कौन सी क्लास है। हाँ बच्चों जल्दी बताओ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, पहली बात तो कुछ ही बच्चों का आंसर सही है, ज्यादातर बच्चे गलत बोल रहे हैं इसको, वो क्या बोलते हैं नेगेटिव बता रहे हैं, जबकि आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। जो भी तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा,
अगर किसी चीज को आप मेल्ट करना चाहते हो, अगर किसी चीज को आप मेल्ट करना चाहते हो तो मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, आप टेम्परेचर उससे निकाल नहीं लेते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको टेम्परेचर देते हो। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं भाई वाटर की, वाटर सॉलिड की, तो आप सबको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ध्यान से सुनना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भाई सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होती हैं, अग्री करते हो। जबकि लिक्विड में बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहती हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी कैसे रहती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी कम हो जाती हैं। इस बात से सभी बच्चे एग्री करेंगे, है ना, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो आपका सॉलिड में रहेगा ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपका लिक्विड में जो होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपको सॉलिड से, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में अगर जाना है, बच्चों ध्यान से सुनना, सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो बहुत ज्यादा है उसको भाई क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोशिएट करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि जब भी आप बॉन्ड डिसोशिएट करते हो तो आप सिस्टम को बच्चों एनर्जी देते हो, लेते नहीं हो, समझ में आया, एनर्जी उसको देते हो। और अगर आप एनर्जी सिस्टम को दोगे तो आपका डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ फटाफट से, ये समझ में आया या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है फटाफट बताओ, क्लियर हुआ सबको ये, ओके ठीक है। तो ये अगर समझ में आया बच्चों तो ये था आपका एंथैल्पी ऑफ पूरक। मैंने बेटा यार बड़ा सिंपल है, मैंने इतना बोला आपको कि अगर आप सॉलिड को, अच्छा एक बात बताओ, पूरक आप ही बताओ जरा, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, समझ में आया। अगर आपको एक सॉलिड को मेल्ट करना है, अगर आपको आपको सॉलिड, बेटा एक मिनट अनमोल पहले समझा लूं उसके बाद आपका, हैव यू नॉट सीन, बेटा आपको मैं क्लास से बाहर कर दूं क्या अनमोल, बताओ मुझे, मैं एक बार पहले समझा लूं फिर आपका डाउट भी ले लूंगा ना बेटा, एक बच्चे की क्लास तो नहीं हो रही है ना। वो अगर मैंने एक डाउट देखा तो लेट मी जस्ट कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद मैं आप पर भी आ जाऊंगा, ठीक है, जस्ट थोड़े से पेशेंस रखो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, और आई गेस किसी भी बच्चे का डाउट ऐसा नहीं है मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं सबका डाउट आंसर कर रहा हूं, बट थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा यार, ठीक है। एक बच्चे ने जब डाउट पूछा है तो उसको बिना बताए तो आप पर नहीं आ सकता ना मैं, तो थोड़ा सा पेशेंस, ओके। तो यहां पर क्या है, अभी मैंने पूरा ये बोला, अगर आपको क्लियर हुआ है तो मैंने यहां पर क्या बोला कि अगर आप बात करोगे मेरे से सॉलिड की, तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। और इस टेम्परेचर को क्या होगा, इस टेम्परेचर को भाई मॉलिक्यूल तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रीड करेगा ना, समझ में आया। तो आपने क्या करा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया, पूरक समझ में आया। अब बोलो अनमोल आप क्या कह रहे थे, हेलो अनमोल आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, अनमोल बेटा आपने अनम्यूट कर लिया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, प्रियांशु सॉरी प्रियांशु, लेटिस एंथैल्पी अलग है, लेटिस एंथैल्पी बेटा अलग है, ये नहीं होगा। अतिका बेटा ये पहली बात तो रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं सकता। एक बात आप मुझे बताओ, रूम टेम्परेचर पे कैसे होगा, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पे तो ये देखना पड़ेगा ना कि मेल्टिंग पॉइंट मैच करेगा भी नहीं करेगा। और इसीलिए इसीलिए जरा ध्यान से देखो एक बार आप लोग, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया है कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट, ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया है, ओके। चलो भाई अब यहां तक अगर समझ में आया तो ये एक आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया। अब जरा यहां से अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से अगले केस पे मूव कर रहा हूं। तो आपने कोई भी सॉलिड लिया, उसको आपने मेल्ट किया, तो जब, हाँ तो उसको ठीक कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एफयूएस कर लेंगे। इन केस डाउट, इन दैट केस इफ वाटर बॉन्ड डोंट ब्रेक डाउन, बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहली बात तो सभी बच्चे ये सुनो जरा ध्यान से
कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़कर आ चुके हो, आपने केमिकल बॉन्डिंग बच्चों पूरा पढ़ लिया है। ध्यान से एक बात सुनो मेरी, अगर आप कंपेयर कर रहे हो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को, तो ये एक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहां पर क्या होता है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरीके से एक वीक इंटरेक्शन चलता है। ध्यान से सुनना, एक वीक इंटरेक्शन चलता है कुछ इस तरीके से। नाउ दिस वीक इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इस वीक इंटरेक्शन को कहते हो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसी भी चीज को बॉइल करने से या मेल्ट करने से आप उसके अंदर प्रेजेंट इन केमिकल बॉन्ड्स को नहीं तोड़ते हो, आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ते हो, ठीक है। बात समझ में आती है? आप क्या करते हो, आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को बच्चों तोड़ते हो। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि आपने घर में सबने करा है, आपने वाटर को भाई बॉईल करा, आपने वाटर लिक्विड को वाटर गैसियस में कन्वर्ट करा, तो ये बताओ जरा, वाटर को जब आप बॉईल करते हो तो क्या पानी चेंज हो जाता है? बताना जरा, बताओ, पानी चेंज हो जाता है क्या? भाई वाटर से कुछ और बनेगा नहीं ना, रहेगा तो वाटर ही। क्लियर हुआ? रहेगा तो वाटर ही। तो वही चीज यहां पर है कि जब आपने इसको हीट करा, सर अमन सर आए थे, आपको पता है बेटा? नहीं, मैंने नोटिस नहीं करा, मेरा ध्यान पढ़ाने में था, मैंने देखा नहीं, कोई नहीं। तो अगर आपने वाटर को, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपने वाटर को हीट करा तो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आती है? लेकिन कभी भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होगा। सर इज इट डाइपोल इंटरेक्शन? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ये डाइपोल इंटरेक्शन होता है। पिछले ही चैप्टर में बताया था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या है? ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। सिमिलरली ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी डाइपोल है, बट ये एक स्पेशल टाइप का डाइपोल है। इस डाइपोल को आप कहते हो, या इसके बीच में, डाइपोल को नहीं एक्चुअली, इन दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में, इस इंटरेक्शन को आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हो। बताओ समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं? अगर आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं, फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल सही बात है ऋषिदीप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। यस, इट इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बात है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया है बच्चों तो फटाफट बताओ, अगली इंथैल्पी पे चले। ये फ्यूजन था, अब नेक्स्ट आएगा वेपराइजेशन। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं नेक्स्ट पे चलूं, जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके चलो भाई, अब अगले पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आएगा, नेक्स्ट बच्चों यहां पर जो निकल कर आएगा ये है तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अगला जो केस आएगा, कितनी इंथैल्पी हो गई? मेरे ख्याल से 3 हो गई है ना, तो फोर्थ पर आओ। अब फोर्थ इंथैल्पी है, ये आपका कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का भी कोई बढ़िया सा मीनिंग बता दो जरा जल्दी से, है ना, जैसा तुम लोगों ने अभी मेरे को क्या बोलते हैं उसका बताया था, बताओ। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सोचो, खुद भी सोचो कि भाई क्या होगा ये वेपराइजेशन, या फिर इसको मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कह देते हैं, है ना, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इसको कह देते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इसको कह दिया जाता है। अच्छा सिंबल देख लो जरा, सिंबल क्या रहेगा इसका? डेल्टा एच वेप। वेब तो बताइए क्या होता है ना, वेब बोले तो वेपराइजेशन। अच्छा ये तो सिंबल हो गया। यूनिट, यूनिट में भी आप लोगों को पता ही है, यूनिट बदल थोड़ी जाएगा। यूनिट क्या रहेगा? यूनिट रहेगा आपका किलो जूल पर मोल। समझ में आया? यूनिट क्या रहने वाला है बच्चों? यूनिट हमारा रहेगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि बेसिकली वेपराइजेशन का मतलब होता है, अगेन जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आंसर नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आंसर नहीं है। आप लोगों ने बस फिनोमिना बता दिया मुझे कि फिनोमिना होता है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। भाई एक बात बताओ, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन तो इवेपोरेशन भी होता है ना, फिर समझ में आ रही है बात? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन तो भाई इवेपोरेशन भी होता है, तो मैंने यहां पर वेपराइजेशन ही क्यों लिखा बताओ, जल्दी बताओ।
ओके, हाँ बाय गूगल, गूगल गलत बता रहा है मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। ध्यान से सुनो बच्चों, जब आप बात करते हो वेपराइजेशन की, ध्यान से सुन लो, जब आप वेपराइजेशन की बात करते हो तो वेपराइजेशन बच्चों बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग। और तुम सबको पता है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट और अबव अ फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना, एट और अबव अ फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है ये बात याद रखना कि जो तुम्हारा बॉइलिंग होता है ये एट या अबव अ फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या उसके ऊपर। लेकिन अगर तुम इवेपोरेशन की बात करते हो तो इवेपोरेशन क्या होता है, ये तुम्हारा किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है ना, इट कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, है ना। लेकिन दैट टेम्परेचर शुड बी लोअर देन बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, इस बात को मत भूलना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो सुनो, मैंने केस कंसीडर किया वाटर का, तो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में भाई 60 डिग्रीज में भी कन्वर्ट होता है, 70 में भी कन्वर्ट होगा, 40 डिग्रीज में भी कन्वर्ट हो जाता है, और होता 100 डिग्री सेल्सियस और अबव में भी है ना, 100 डिग्री सेल्सियस और अबव में भी है। तो यहां पर इस टेम्परेचर पे आप इसको क्या बोलोगे कि भाई ये क्या है, ये वेपोरेशन चल रहा है ना। लेकिन इसमें क्या बन जाएगा ये, अब आप बोलोगे कि भाई बॉइलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ रहे हो ना, बोलो समझ रहे हो ना, जल्दी बताओ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस या अबव चले गए तो वो बॉइलिंग बन जाता है, वेपराइजेशन बन जाता है। अगर नीचे रह गए तो वो इवेपोरेशन रहता है, ठीक है। एक बात और सुनो जरा, एक छोटी सी बात और सुनो, अगली स्लाइड पे बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा जरा हटाना पड़ेगा, वहां पे हेडिंग लिख दिया, बहुत टाइम खराब होगा। एक चीज और देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर बॉइलिंग की, मतलब वेपराइजेशन की और इवेपोरेशन की, ठीक है, तो एक चीज और भी है बच्चों, इवेपोरेशन आपका क्या होता है भाई, ये सरफेस फिनोमिना है, ये क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है। वहीं पर वहीं पर अगर आप मेरे से बात करोगे बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग आपका क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना है। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास क्या है बच्चों, एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है, तुम सबने नोटिस किया है, तुम सबने नोटिस किया है कि पूरा का पूरा लिक्विड कॉन्स्टेंटली घूम रहा होता है, पूरा का पूरा वाटर कॉन्स्टेंटली घूम रहा होता है ना, मतलब पूरा का पूरा वाटर भाई पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर आप इवेपोरेशन की बात करोगे तो भाई एक काम करो, कल सुबह छत पर जाना, एक छोटी सी कोई लेट्स से घर में कोई बोल जो पड़ा हो वो लेना, ठीक है, और इसमें पानी भर देना, और इस पानी को भरने के बाद में मेजर, भरने से पहले मेजर कर लेना, जैसे कि 10 ml या कुछ है, और वहां पर अगर तुम कैमरा सेट कर दोगे, अगर तुमने मान लो वहां पे कैमरा सेट कर दिया, तो तुम्हें दिखेगा कि ये वाटर कभी भी ऐसे रोल नहीं हो रहा था जैसा बॉइलिंग में होता है ना। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना बच्चों, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो वाटर के सरफेस के ऊपर के पार्टिकल है, मतलब ये वाले, ये गोल गोल पार्टिकल्स, ये धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, ये धीरे धीरे करके बाहर जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो तुम्हारा लिक्विड है, ये काम कमरे में बिल्कुल हो सकता है अनमोल यार, बिल्कुल कमरे में भी हो सकता है, छत पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये काम रूम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रूम में मना कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस केस में क्या है कि भाई यहाँ पे सिर्फ सरफेस से पार्टिकल जाएंगे, यहां से क्या होगा, सिर्फ सरफेस से पार्टिकल जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं बात करोगे बॉइलिंग की, तो बच्चों बॉइलिंग में यार, बॉइलिंग सबने देखी है ना, पूरा का पूरा पानी गोल 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 तेजी से घूम रहा होता है ना, ऐसे ऐसे करके पूरा पानी घूम रहा होता है। समझ में आती है बात? समझ में आया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये बहुत हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है? हाँ, पिछली स्लाइड पर ही जा रहे हैं, पिछली स्लाइड पर ही जा रहे हैं। तो ये बच्चों कहानी थी पूरी। अब मैं आप लोगों को बॉइलिंग और इवेपोरेशन समझ में आ गया, तो जरा लौट कर आते हैं और जो हम चर्चा कर रहे थे उसकी बात करते हैं। ये सब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। अच्छा, पूरक एक बात कह रहा था कि भाई क्या बोलते हैं,
40 डिग्री सेल्सियस में वाटर इवेपोरेट क्यों कैसे हो जाएगा भाई, खुद ही बताओ, पूरक नहीं होगा क्या? वाटर का इवेपोरेशन 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से यार हो जाएगा। वाटर का थोड़ा थोड़ा पार्ट तो भाई क्या बोलते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। सर जब मैं नहाने के लिए बाल्टी में क्या 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 क्या, एक मिनट, क्या लिखा है? सर जब मैं नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरता हूँ और भूल जाता हूँ, तो जब 2-4 घंटे बाद वापस आता हूँ तो पानी उतना ही होता है। यार उतना इसलिए होता है वैभव, पानी उतना इसलिए होता है क्योंकि भाई आप नहाते टाइम नहाते टाइम क्या बोलते हैं, पानी को मेजर करके नहीं रखते ना, आप मेजरिंग सिलेंडर से तो रखते नहीं हो, या आपके पास जो बकेट है, जो आप बाल्टी की जिसकी बात कर रहे हो, उस बाल्टी में मेजरिंग टेप तो लगानी है ना, उसमें मेजरिंग टेप तो लगानी है कि भाई ये इतना, ये इतना, ये इतना, इतना, है ना। अगर आप अपनी बकेट में मेजरिंग टेप लगा दो तो आप नोटिस करोगे कि पानी कम होगा 2-4 घंटे बाद, ठीक है, पानी पक्का कम होगा। उसे इवेपोरेशन कहेंगे ऋषभ, उसे इवेपोरेशन कहेंगे, ठीक है। मेरे में तो लगा है बहुत बढ़िया, मेजरिंग टेप लगा है, बहुत अच्छे। तो अगर बेटा इसको क्या बोलते हैं, क्या ये फिक्स टेम्प कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की जब हमने बात की थी तो मैंने क्या बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में आपको क्या बोलते हैं, अगर 110-120 पे चले जाओ तो जो आपका लिक्विड, जो आपका वाटर होगा वो सिर्फ वेपर में मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, तो उसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से। शॉपकीपर की कोल्ड ड्रिंक खोल के रख दो, ऑल विल इवेपोरेट। हाँ सही बात है सर। बोल ऑन द रूफ वाला एक्सपेरिमेंट मैंने किया था बट सारा पानी तो चिड़िया पी गई। अरे यार पढ़ा लेने दो आगे, तो ये तो अच्छा काम हुआ ना, अगर सारा पानी चिड़िया पी गई तो खराब क्या है इसमें। पागल हो गए यार तुम लोग सच में, कैसी कैसी बातें कर रहे हो सच में, मतलब समझ नहीं आ रहा, गुस्सा करूं हंसू, लेकिन चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है, इट इज द इंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन है, तो 1 mole ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू वेपर कंप्लीटली, है ना, कन्वर्ट्स इनटू वेपर कंप्लीटली। और अगर ये वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, अगर ये वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया तो भाई यहां पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बच्चों तुम्हारा कहलाएगा। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के लिए कुछ चीजें, मेरे पास एक एग्जांपल है, वाटर का एग्जांपल देख लो और जरा खुद सोच के बताओ। ये मेरे पास वाटर लिक्विड है, इसको मैंने क्या करा, वाटर वेपर में कन्वर्ट करा। जरा खुद दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पर जो तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ जरा, बताओ, सोचकर आंसर करना। 373 केल्विन ऋषभ, ऋषिदीप 373 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 200 डिग्री सेल्सियस कब से होने लग गया? अच्छा हाँ एक चीज और लिख लो, कंप्लीटली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन टेम्परेचर। बालकों फटाफट से बताओ मुझे कि ये कैसा होगा। आप में से ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं सर ये पॉजिटिव होगा, और बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू क्या बोलते हैं किताबों में दे रखी है, वो दे रखी है पॉजिटिव 40.79 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। जब आप बॉइलिंग करते हो, वेपराइजेशन करते हो, तो आप क्या करते हो भैया, आप टेम्परेचर देते हो, है ना, आप टेम्परेचर देते हो, एनर्जी देते हो। और अगर आप एनर्जी या टेम्परेचर दोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा कि भाई आपका जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फटाफट से बोलो अगर ये क्लियर है तो अगली इंथैल्पी पे चलूं, जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपका, सॉरी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अब शुरू होने वाला है। होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल मगज में आ गया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी इंथैल्पीज आर देयर, अप्रोक्सीमेटली 12, 12 इंथैल्पीज हैं, 12 इंथैल्पी है जो सारी याद रखनी है। डेल्टा एच वेब को केल्विन में, अच्छा बहुत अच्छे नालायक,
किलो जूल पर मोल उसका यूनिट है, केल्विन में कहां से आ जाएगा? टेम्परेचर है क्या ये? क्यों भाई ऋषिदीप, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर थोड़ी है। अब जेई के लिए पढ़ रहे हो तो भाई एंथैल्पी सारी कवर करनी पड़ेगी। तभी मैं सोचूं आज कल टंकी जल्दी खाली कैसे हो जाती है घर की। बहुत बढ़िया सर, 12 तो बहुत है, तो ठीक ठीक लगा लेंगे बेटा, क्या करें, नहीं कराएंगे बताओ। ठीक है ठीक है। और फिर बोला ना आपने कि क्या बोलते हैं एग्जाम में अगर आपने कराएंगे तो फिर बताऊंगा। चलो अब बच्चों आगे आ गया उधर, अगली इंथैल्पी पे चलते हैं। अगली इंथैल्पी पे चलते हैं 5 नंबर। ठीक है, फिफ्थ इंथैल्पी बच्चों कहलाती है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अगली जो इंथैल्पी हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पीयूष यार ये क्या चल रहा है? हाँ बोलो। सर वेपराइजेशन पढ़ ली। सब्लिमेशन पढ़ लेते हैं फिर। तो अगला जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और क्या बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये तुम खुद लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहली बात तो इसका यूनिट, इसका सिंबल क्या होगा? डेल्टा एच सब। ठीक है, डेल्टा एच सब होगा। भाई आपको क्या बोलते हैं, यूनिट की भी टेंशन नहीं लेनी है, किलो जूल पर मोल होगा। मेरे ख्याल से तुम सभी को पता है कि अब यहां से क्या बोलते हैं आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपका। सर प्लीज डू आस्क नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। बेटा मैं बिल्कुल पूछ लूँ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए पहले कंसेप्ट थोड़ा सा कवर कर लूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं पूछूंगा, बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। अभी तो आप लोग न्यूमेरिकल्स में पागल हो जाओगे, बट अभी थोड़ा सा चैप्टर शुरुआत ही हुआ है, धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid ठीक है, क्या होगा? कन्वर्ट्स इनटू वेपर, है ना, कन्वर्ट्स इनटू वेपर विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में जाए बिना अगर वो सीधा क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट से क्या बोलते हैं गैसियस स्टेट में वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सही, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेपराइजेशन। समझ में आया? ये क्या है? वेपराइजेशन है। ये क्या बोलते हैं वैभव, जो आप कह रहे हो ना, ये जो आप वैभव कह रहा है, कौन बच्चा कह रहा है? अच्छा पूरक कह रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। पिछले जो चैप्टर थे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, क्या बोलते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई, थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ हो गया, वो कहीं ना कहीं 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन यहाँ से जो चैप्टर होगा ना, यहाँ से जो चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से इवन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में भी नहीं पढ़ा था, ये सभी चैप्टर अब टिपिकल क्या बोलते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री है, इनका पीछे से कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इन चैप्टर्स को बच्चों ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब जरा आगे चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सर ये तो चौथी में पढ़ा था, हाँ क्यों नहीं, नर्सरी में तो नहीं पढ़ लिया थी? तो विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई? मान लो मैंने आयोडीन लिया, आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और ये आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? आयोडीन वेपर में। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड आप सबको पता है भाई खतरनाक तरीके से सब्लिमेशन शो करता है। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, ये कहाँ चला गया? अमोनियम क्लोराइड वेपर में चला गया। ये कहाँ चला गया बच्चों? अमोनियम क्लोराइड वेपर में चला गया। तो पहली बात तो ये कि जरा खुद सोच के बताओ मुझे, मैं नहीं बताने वाला, कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसा आने वाला है, कितना आने वाला है नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन कैसा आने वाला है, बोले तो पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बहुत अच्छे आंसर्स आने भी शुरू हो गए कि ये कैसा रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बहुत अच्छे। तो ये भाई तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसकी वैल्यू करीबन करीबन 62.4 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ये याद नहीं, याद मत रखना, बस इतना याद रखना पॉजिटिव होता है। और ये शायद तुम्हारा करीबन करीबन कुछ 96 या 98.4 किलो जूल पर मोल के आसपास आता है। ठीक है, ये 98.4 किलो जूल पर मोल के आसपास निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो।
इतना आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, होपफुली इतना समझ गए। सर हमें पूरी 10th में पागल बनाया गया है और 11th में क्या 11th में कह रहे हैं सब भूल जाओ। हाँ बात सही है, वैसे गलत तो नहीं है, ये बात तो नहीं बोलूंगा मैं कि पागल बनाया गया बेटा, लेकिन वहां पर जो कंसेप्ट बताए गए थे बस ओवरव्यू दिया गया था, ओवरव्यू दिया गया था, ठीक है, ओवरव्यू दिया गया था। ये सारी अनमोल ये वैल्यू जैसा मैंने कहा याद रखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कैलकुलेट करके। अभी तो जो मेरे नोट्स में लिखी है, जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये आपका एक और एंथैल्पी हो गया। अब इसके बाद में अगला हम जा रहे हैं, इट इज इट हाँ यस यस इट इज 98.4 अप्रोक्सीमेटली, इतना ही है, ठीक है। सर थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा कर देते कि 11th में और भी बहुत कुछ आएगा, ये मुझे तो नहीं पता था ना कि मैंने 10th में पढ़ाया नहीं था, तो जरूर करता, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से बच्चों, ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था। अब अगली एंथैल्पी पर हम जा रहे हैं, अगली एंथैल्पी पर हम जा रहे हैं, 6th एंथैल्पी, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बहुत ही सिंपल सी एंथैल्पी है, कुछ नहीं है इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। अभी मैं पहले आपको ये समझाऊंगा और उसके बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा, तो ध्यान से देखो जरा। सर अच्छा इतना दे रखा है, -311 दे रखा है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार -311 कैसे दे दिया? वेपराइजेशन की बात आप कर रहे हो तो ये वैल्यू माइनस तो होगी ही नहीं, ठीक है। आपने कुछ और देख लिया अमोनियम क्लोराइड का, बेटा पॉजिटिव ही रहेगी। इंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं सब्लिमेशन की बात कर रहे हो, पॉजिटिव आएगी पीयूष, ठीक है। चलो अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो लास्ट इंथैल्पी जो हम पढ़ रहे थे वो जरा देख लो जल्दी से कि क्या चल रहा था, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी मैं आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, विजय सर की क्लास का अभी सर दिखे थे मुझे क्योंकि, तो ध्यान से देखना क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहली बात तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच डेल्टा एच ए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच ए। और बच्चों जो बालक कह रहे हैं न्यूमेरिकल कराने की, न्यूमेरिकल अभी नहीं करा सकता क्योंकि आपको पहले सारी इंथैल्पीज कवर करनी पड़ेगी, है ना, सारी इंथैल्पी कवर करनी पड़ेगी तब आगे हो पाएगा, ठीक है। अभी इसको बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम लोग टेंशन ना लो, एक क्लास और रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद में बहुत न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इतने शायद कि खुद परेशान हो जाओगे कि सर बस अब पढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है, इतने न्यूमेरिकल आने वाले हैं इस चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत न्यूमेरिकल है इसमें, और अगर न्यूमेरिकल नहीं करवाए तो समझ जाना कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं आता, ये भी ध्यान रखना अगर न्यूमेरिकल नहीं करे इस चैप्टर में तो डेल्टा एच एनर्जी आपका वही किलो जूल पर मोल में रहेगा। अब होता क्या है ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपका है क्या, ये जरा ध्यान से देखो। मान लो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, CH4 कुछ ऐसा होता है, CH4 मॉलिक्यूल का मैंने क्या करा भाई, 1 मोल उठाया, इसका मैंने क्या करा बच्चों, 1 मोल उठा लिया, ये मेरे पास क्या है इसका 1 मोल है, तो मैंने यहां पर इसका 1 मोल उठाया। अब इस 1 मोल को मैंने क्या करा, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड थे, जितने भी बॉन्ड थे सारे तोड़ दिए, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये भी बॉन्ड तोड़ दिया, ये भी बॉन्ड तोड़ दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मोल तो मुझे कार्बन एटम का मिलेगा, और 4 मोल टोटल मुझे किसके मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बताओ, 4 मोल मुझे हाइड्रोजन एटम के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, समझ में आया। और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आपने क्या करा, इट इज द इंथैल्पी चेंज, और इंथैल्पी रिक्वायर्ड बेसिकली, इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole, enthalpy change when 1 mole of 1 mole of a molecule or a substance completely converts into corresponding atoms। करस्पॉन्डिंग एटम समझ में आता है ना, कि जिनसे क्या बोलते हैं ये मिलकर बना था, जिनसे ये मिलकर बना था, ठीक है। अब जरा कुछ सोचो, बॉन्ड तोड़ रहे हो, ऋषिदीप बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जरा सोचो, बॉन्ड तोड़ रहे हो, बॉन्ड तोड़ रहे हो तो डेल्टा एच ए कैसा आएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसा आना चाहिए बच्चों बताना जरा। अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो
तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुम्हारा कैसा आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बाय द वे, इस रिएक्शन के लिए जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसके लिए बता देता हूं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है 1664 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। तो ये बच्चों तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था। हाँ, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को प्लीज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या बॉन्ड इंथैल्पी से मिक्स मत करना, अभी तो बिल्कुल मत करना। मैं जब कल मिलूंगा मैं खुद बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है, अभी आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। तो ये 6 इंथैल्पीज हमने आज कवर की है, बची हुई 6 होपफुली कल कवर कर लेंगे और थोड़े कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विश रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पता नहीं मैचेस शुरू हो गए क्या, आज मैच है क्या? हाँ श्रुति बेटा, 6 और हैं अभी, 6 और हैं अभी। ओके चलो बच्चों, ठीक है। तो यहां तक होपफुली सबको समझ में आ गया। तो अब के अभी के लिए अलविदा अलविदा, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे। किसी को कोई डाउट वाउट पूछना तो जल्दी से बता दो। टेस्ट पेपर कल डिस्कस करूंगा। सर ईच एटम कैसे सेपरेट हो जाएगा, कोई गैस बनेगी? ना 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 ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने सारे बॉन्ड तोड़ दिए तो बेटा 4 तो हाइड्रोजन के एटम बना लिए ना आपने, और यहाँ पर एक कार्बन का एटम बचेगा। तो यहाँ पर कोई किसी से बॉन्ड ही नहीं बना रहा है। और गैस में भी तो एटम ही होती है ना, गैस में भी तो एटम ही होते हैं ना, समझ में आया? अनमोल क्लियर हुआ? बाया सर, बाया सर नहीं बेटा, बाया सर कहते हैं, ठीक है। बा, बाया सर नहीं होता, बाय सर होता है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर खत्म करते हैं। गुड नाइट बच्चों, ठीक है, सब कुछ रिवाइज करके रखना। अच्छा, वो तो बच्चा कह रहा था ना, क्या बोलते हैं कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पानी रखा था छत पर और मेरा सारा पानी इवेपोरेट होने से पहले चिड़िया सारा पानी पी गई। ये बोल रहा था वो। सर हाइड्रोजन का सिंगल एटम बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल ऋषिदीप, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा, ठीक है। एनर्जी पे डिपेंड करता है, आप एनर्जी दो, बिल्कुल करेगा भाई, ठीक है। तो चलो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ यहाँ से अलविदा, आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं और अब अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, यू आर गोइंग टू मिस नेक्स्ट सेशन, अच्छा ओके। करा लूंगा बेटा, करा लूंगा, अभी तो नहीं खैर क्रिश। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय। अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, राम राम, राम राम बेटा, राम राम, सायोनारा, टाटा, ओके। राधे राधे, राम राम। लाल्टा, लाल्टा क्या होता है? शुभ रात्रि बेटा। हाँ अनमोल। तो चलो बच्चों, बाय बाय, अब अगली क्लास में मिलेंगे।